अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, यूटिलिटी स्टोर वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। ये आखिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। नाजरीन, ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको इनका हक चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 11 से 13 हज़ार वर्कर्स या मज़दूर नहीं हैं, हमारे साथ 3 से 4 लाख लोगों के ख़ानदान हैं, 3 से 4 लाख अफराद हैं जो डिपेंडेंट हैं हम लोगों पे। हमारी जब नौकरियां जाएंगी या हमारी नौकरियां छीन ली जाएंगी या हमसे हमारा हक ले लिया जाएगा तो हम आखिर जाएंगे कहाँ पे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? और जो चीज़ हमने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से बनाई है, ये इतने सारे स्टोर्स हैं, ये आखिर स्टोर्स हमसे क्यों छीने जा रहे हैं? वो हमारी अपनी मेहनत की कमाई है। दूसरी बात ये सामने जो रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमें हुकूमत की जानिब से सब्सिडी नहीं मिल रही, तो हम जो टैक्स दे रहे हैं हमें क्यों बंद किया जा रहा है? और अगर हमें बंद नहीं करना और हुकूमत ये कह रही है कि अगर हमें नहीं बंद किया जाएगा, हमारा ख्याल किया जाएगा, तो फिर हमें तंग क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल उठते हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि आखिर ये वर्कर्स जो हैं इनका हक क्या बनता है। इनका हक ये बनता है कि इनको सही तरीके से काम करने दिया जाए, इन पे मज़ीद टैक्सेस लगाए जाए। इनके साथ जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है उनमें हुकूमत के मुतालबात क्या हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, ये क्या कहते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रीट किया जाए, हमारा क्या हक बनता है, या आज इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। आपको भी दिखाएंगे कि आखिर ये लोग सरापा एहतजाज क्यों हैं और ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं और एक पूरा हफ्ता 10 दिन बल्कि डी चौक में क्यों बैठे रहे। आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब। शाह साहब एक यूनियन है जो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स की, उनके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मामलात किस तरफ ये जाते हुए देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सईद आरिफ हुसैन शाह नाम है मेरा जी। तो जो सूरत-ए-हाल है वो तो इतने दिनों से आप कवर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसमें तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। शाह साहब, कुछ जाते हुए किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हालात? क्योंकि देखें, बाकी मामलात तो हमने जान लिए, ठीक है, बाकी मामलात पे बातें भी हुई और भी वर्कर्स से बात करेंगे क्योंकि हर किसी की अपने घर की एक स्टोरी है, वो एक अलग सीन है। ऐसे बात ये है कि हालात किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल होंगे? देखें जी, जहाँ तक हमसे जो वादा हुआ और राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था, मेरे साथ रफ़ीक भाई भी थे और राजा साहब भी थे और हैदर लाला भी था, तो उन्होंने हमें तो अपनी तरफ से 110% यकीन दहानी कराई है कि पीर वाले दिन तक आपका मसला हल हो जाएगा और ना अदारा बेचा जाएगा और ना किसी एम्प्लॉय को निकाला जाएगा और बाकी मसाइल भी जो हैं उस पर गौर किया जा रहा है। स्टेप क्यों लिया गया? ये देखेंगे तो फजूल में टीज करने वाली, तंग करने वाली बात यही खदशा है, यही खदशा है। ठीक है जी, जान के तंग। अब देखें, एक ऐसा फैसला जो 25 करोड़ अवाम से मुंसलिक हो, ये 12,000 एम्प्लॉइज या 30,000 एम्प्लॉइज का मसला नहीं है, ये पूरी अवाम का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये अदारा जब बनाया गया था, इसका बेसिक जो मकसद था वो मार्केट को कंट्रोल करना और अवाम को सस्ती और मियारी अशिया फराहम करना। पाकिस्तान के बहुत से अदारे आपने देखे, घी कॉरपोरेशन ख़त्म हुआ, रोटी कॉरपोरेशन ख़त्म हुआ, लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने ग्रो किया। 20 स्टोर से शुरू होने वाला अदारा आज 5,000 के स्टोर्स पर है। पाकिस्तान की हर यूनियन कौंसिल में मौजूद है और गरीब लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, उसने इसे अपनी फूड सिक्योरिटी के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर निकल गई। हम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो अपने तौर पर अपनी जो परचेजिंग करती है वो स्मार्ट किस्म की करती है और 5 से 15% रिलीफ देती है तमाम कस्टमर को, चाहे वो गरीब है चाहे जो भी है, वो अपने रिसोर्सेज से। उसके बावजूद अदारा प्रॉफिट में। हुकूमत पाकिस्तान का 53 सालों में हमने कोई ऐसा पैसा नहीं लिया जो हमारे ऑपरेशनल अखराजात के हो। कोई बजट पर बोझ नहीं है कि इसको ख़त्म किया जाए। अपने रिसोर्सेज से हम कमाई कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी हमारी मुनासिब, हमें चार सालों से
हमारे मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया जो 100% बनता 4 सालों से। 4 सालों से। अच्छा, ये जो बेसिक जो सैलरी है, ये जो 37 मिनिमम वेजेस भी हम जी। पिछले साल की हमारे एम्प्लॉइज ले रहे ठीक हैं, है। जो 37,000 इस बजट में की है वो भी अभी तक नहीं दी गई। ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं जो हमारे पेंडिंग है। हमारे डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन गुज़िश्ता 18-20 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी तक वो डेली तो वेजेस कम से कम जो उजरत है वो ठीक तो है आप करते हैं ना, डिजर्व करते हैं ना, आपका हक है बिल्कुल कि करते हैं। आप लोगों को भी वो मिलनी चाहिए, जो भाई खड़े हैं वो को आप मिलनी चाहिए पढ़ें, उनको। जी। मिनिमम वेजेस एक्ट को पढ़ें, उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो 3 साल कैद की सजा है। अच्छा जी। ठीक है, लेकिन सरकारी इदारों में ये चीज़ नहीं है। मकसद कहने का इस वक्त जो है वो हमारे इदारे को बंद करना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम खुद पूछना चाहते हैं कि मकसद क्या है? क्या है। हमारे साथ बैठें, हाँ। आपके प्लेटफॉर्म पे आएँ, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएँ, हमारे साथ बैठें, हमें कायल करें या हम उनको कायल करते हैं, ये तो कोई बात लाइव नहीं। चलाएं ना, लाइव आर्ग्यू करें, बिल्कुल लाइव चलाएं, देखें, और बात करें, और अगर वो उन्होंने मना लिया तो करें बंद। मैं जो है काबीना के तमाम अरकान को मैं खुला चैलेंज देता हूँ। देखें, आप इनकी काबीना के अरकान के इंटरव्यूज देख रहे हैं मुख्तलिफ, आजकल चूँकि मीडिया इस तरफ लगा हुआ है तो हर काबीना के मेंबर का अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है, सेम उनको पेज पता पे नहीं है। सेम पेज पे नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल में पता नहीं एक साजिश के तहत ये काम हुआ है, जो मार्केट में अपने कार्टेल बनाना चाहते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो जो टेट्रा पैक दूध है उसका रेट कहाँ से निकलता है, पोल्ट्री का रेट कहाँ से निकलता है। तो मार्केट को अपने कब्जे में करने के लिए ये माफिया इस इदारे का दुश्मन बना हुआ, जो इस इदारे को ख़त्म करना चाहता है। हम तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्यों ऐसा फैसला किया गया जो अवाम के खिलाफ है। उन्होंने किया ना, देखें आखिर किया क्यों किया, इसकी वजाहत की ठीक जाए है। और इस फैसले को वापस लिया जाए। अगर किसी को इबहम है हुकूमत में बैठे हुए किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी काबीना के अरकान को, सामने आए, हमारे साथ ओपन डिबेट करें, हम तैयार हैं इसके लिए। ठीक है। एक एक चीज़ सामने रखेंगे, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। हमें इतने बड़े इदारे को जो जलजला आता है हम आगे होते हैं, पाक फौज होती है हम आगे होते हैं, कोई कोरोना आता है हम लोग आगे होते हैं, सैलाब आता है हम लोग आगे होते हैं। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, अरबों रुपए, अरबों डॉलर उस पर खर्च किए जाते हैं जो साल बाद ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की अपने पूरे पाकिस्तान में 134 वेयर हाउसेज हैं। अच्छा। जिसमें हर वक्त सामान मौजूद होता है। जब भी अचानक कोई मामला आता है वो हमारे उससे हम खुद उठा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर कि फ़लाँ जगह ये चीज़ चाहिए हम पहुंचा देते हैं। ठीक है, और बाद में हम पैसे लेते हैं। ठीक है ना, उस टाइम पे पैसे भी नहीं आते, उस वक्त पैसे भी नहीं आते, एक हुक्म आता है कि ये कर दें, ये काम आप कर दें, इतने पैकेजेस बना के भेज दें। ठीक है। हमारे मुलाजिमीन ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँ, पूरे पाकिस्तान में लेबर कवानीन के मत पूरे इंटरनेशनल 8 घंटे ड्यूटी है। ठीक। हमारे मुलाजमीन 10 से 12 घंटे रूटीन की ड्यूटी करते हैं। 10 से 12 घंटे? जी हाँ, आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत से मामला आते हैं। जब हम अपने हक की बात करने के लिए आते हैं तो हमेशा इस किस्म की हमारे ऊपर अजाब नाजिल किए जाते हैं कि ताकि ये अपना हक जो भूल जाएं। हमारा मेन इशू इस वक्त जो है रेगुलराइजेशन, हमारे लोग बेचारे तरस रहे हैं अपने नौकरी की, जॉब सिक्योरिटी के लिए, और इन्होंने ये एक धंधा सर वजाहत करेंगे कि जब पूछा गया, ज़रा थोड़ा ब्रीफली कर दीजिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ जब बात हुई, ये डिस्कशन हुई, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अब देखें वो बोझ भी नहीं है और भी बहुत सारी बातें खुल के सामने आ गई। अभी आवाम को भी पता लग रही है कि आखिर क्या मामला चल रहे हैं। फिर आखिर ठीक है, ये स्टेप क्यों लिया, किसके कहने पे लिया गया है? ये ब्यूरोक्रेट्स आपके उस पे? मेरे ख्याल में जो राना साहब ने बात की उनको भी इस बात का इल्म नहीं है कि ये स्टेप क्यों नहीं, तो ये एक दूसरे पे क्यों डाल रहे हैं? देखें, हर कोई कह रहा है हमें मैं इसीलिए ये तजवीज़ दे रहा हूँ, मैं इसीलिए ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि काबीना का कोई बंदा जिसको वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आ जाए, हमारे साथ डिबेट कर लें, ओपन लाइव डिबेट करें। ठीक है, हम तैयार हैं उनके सामने, ताकि हमें भी तो पता चले ना क्यों ये फैसला, आखिर ये हो क्यों रहा है, ये क्यों रहा है, हमें नहीं पता जी, ये क्यों किया गया। देखिए, हमें प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में डाला गया, हमारे बोर्ड को भेजा गया काम कि जी आप इस इदारे को प्राइवेटाइज करें, तरीकाकार होता है, ऐसा ही है। हमारे बोर्ड ने उसको रिजेक्ट किया। क्यों? कि
जो रूल्स बनाए गए हैं, पॉलिसी बनाई गई है 2023 में, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और दूसरा स्ट्रेटेजिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं हो सकती, अच्छा, प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, वो ठीक हो गया। गवर्नमेंट ऑन ही रहेंगी। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन चूँकि एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, लिहाजा ये हमारे बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया कि ये वो नहीं हो सकती। उसके बाद ये ड्रामेबाजी की गई है। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे लाजमी कोई ऐसा माफिया है कि जो हमारी इस प्रॉपर्टी पर जो प्रेशराइज कर रहा है हाँ, और जिसकी नजर प्रॉपर्टी पे है। अस्सलाम वालेकुम जी, जो सर इस कैसे हैं? मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, ये बताएंगे कि फ़र्ज़ किया कि आपके और हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और हुकूमत कहती है कि अब ये बंद नहीं होगा, जितने वर्कर्स हैं वो भी बहाल हैं, ये चीज़ भी चले, आप भी चलाएं, लेकिन साथ में कि आपने इतना बड़ा टैक्स जो है वो कलेक्ट करके ऑलरेडी इनको दिया है, कल को वो आपको ये कहते हैं कि हमें इससे डबल या 10%, 20%, 30% ज़्यादा टैक्स चाहिए, आप वो पूरा करने के काबिल हैं? कर सकेंगे? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि पहली बात तो हमें ये समझ नहीं आती कि अभी आपने देखा कि कुछ अरसे पहले ताजिरों ने स्ट्राइक की। ऐसा ही है। उस स्ट्राइक की वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट ने उनसे टैक्स तलब किया, उन्होंने टैक्स देने से इनकार किया, तो गवर्नमेंट उनसे बारगेनिंग कर रही है, उनके साथ बैठ के मामला तय कर रही है। और यहाँ उल्टा मामला है कि हम हर साल अरबों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, जो कि ऐसा ही है। डॉक्यूमेंटेड है। एक पैसा डॉक्यूमेंटेड टैक्स है ना? ऐसा ही डॉक्यूमेंटेड है। अरबों रुपए के टैक्स देने वाली कारपोरेशनों को आप बंद कर रहे हैं। तो हम ये समझने में मजबूर हैं, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि यकीनी तौर पे कोई माफिया है। ये जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं आप हमारी, ऐसा ही है। ये तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। हम ये समझते हैं कि इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टीज़ पे हैं। या तो गवर्नमेंट हमें ये बता दे कि प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट की हैं। जिस वक्त ये इदारा शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 14 लाख रुपए की रकम दी, ठीक, टोटल 14 लाख। आज ये अरबों की प्रॉपर्टी हमारे वर्कर ने अपने खून पसीने से मेहनत करके ये प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, ठीक, जिसका वो तखमीना 8 अरब रुपये लगाते हैं। ऐसा ही है। वो इसका तखमीना टोटल प्रॉपर्टीज़ का 8 अरब लगाते हैं, जबकि इसकी प्रॉपर्टी की कीमत 80 से 90 अरब रुपए है। हम ये समझते हैं कि वो उनकी नीयतें ख़राब हैं और उनकी नज़र हमारी इस प्रॉपर्टीज़, वरना एक टैक्स ठीक हो देने वाला गया, इदारा। ठीक हो गया सर, मैं उसी पे आऊँगा। देखें, फ़र्ज़ किया ना, अभी जो बात चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में मामलात चल रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे चल रहे हैं। पिछले दिनों आपने कहा कि ताजर हजरात ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक की इसलिए की क्योंकि हर दुकान पे किराए लगा दिए गए, वो किराए जो ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स में पहले ही पेयर्स हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी हैं तो वो दे ही नहीं सकते, उनकी वैल्यू इतनी नहीं है। शायद 60,000 तो वो उससे कमाते हो, या 90,000 या 1,20,000 वो उससे कमाते हो, तो उन पर वो टैक्स लगा दिए गए। अब भी बात टैक्सेस की हो रही है ना, कि फ़र्ज़ किया कि आपका इतना बड़ा इदारा है जहां जो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और वो आप अरबों रुपए में टैक्स भी दे रहे हैं। आपने एक अरसे से टैक्स दिया, आपने अपनी बिल्डिंग्स बनाई और आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, ठीक है, कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद मुख्तार है ना, खुद मुख्तार हैं कि आप मजीद अपने स्टोर्स बना सकते हैं और मजीद आप इसको बैक कर सकते हैं, स्टेट को, रियासत को। अब अगर बात की जाए, वो आपको कहते हैं कि आज से जो जितना टैक्स दे रहे हैं उससे 10%, 20%, 30% ज्यादा टैक्स दें। आप क्या करेंगे? नहीं, टैक्स बढ़ाएंगे तो सही, वो ज्यादा और बड़ा कम करने की बात नहीं है। टैक्स तो वो पे किया जाता है जो हमारी सेल होती है जी, और जो हमारी सेल है वो डॉक्यूमेंटेड है। बाजार में दूसरी दुकानदार तो ये कर सकते हैं कि वो बगैर किसी स्लिप के दिए हुए सामान देते थे जिसका टैक्स पता नहीं चलता कितना है। हमारे यहाँ तो एक पैसे की अगर शॉपिंग कोई करने आता है उसकी भी हमारे ऑर्डर्स में मौजूद है, प्लस जो हम परचेजिंग करते हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए कि हम पेपरा रूल को फॉलो करते हुए करते हैं, थ्रो टेंडर करते हैं, तो हम तो यानी सामान खरीदने से पहले इनकम टैक्स काट लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कम की बात नहीं है, हम अपना पूरा टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्स का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी पे नहीं, ये जो माफिया जो बताया कि एक माफिया है जो चाहता है, बेसिकली शाह साहब ने फरमाया कि हमारा काम जो बुनियादी है वो प्राइस को कंट्रोल करना है। ठीक है, आप देखें कि आज हमें बंद कर दें, एक माह में इसकी कीमतें कहाँ चली जाती हैं। हमारी वजह से मार्केट में प्राइस कंट्रोल होती है। अब ये जो बिल्डिंग है हमारी, जिसकी कीमत मैंने बताई 80 से 90 अरब रुपए करीब जो है, उस पर इनकी निगाहें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये तकरीबन 14,000 हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके खून पैसे से बनाई हुई इमारतें इनके हम हवाले कर दें। क्योंकि या तो हमें बताएं, ये अभी तक इनकी समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि यहाँ करप्शन है, कोई कहता है कि ये इदारे पे बोझ है,
कोई ये कहता है कि जनाब ये सब्सिडी का गलत इस्तेमाल है। मैं ये सवाल करता हूँ, क्या आया 1 रुपया भी गवर्नमेंट हमें किसी मद में भी देती है? हमारी तनख्वाहें भी जो हैं वो हम खुद जनरेट करते हैं। ये आप जहन में रखें कि हमारी तनख्वाहें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा नहीं करती, वो हम खुद जनरेट करते हैं, और जितने हमारे अखराजात हैं वो तमाम के तमाम खुद जनरेट करते हैं। ठीक है, मसला क्या चीजें हैं जो अवाम को पता लग रही हैं। अवाम तो एक अरसे से ये सोचती है ना कि हुकूमत जो है वो आपको बैक कर रही है, आप लोगों को बंद करने का मकसद ये है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि आप लोग चलें, तो फिर मकसद जो है वो नहीं समझ आ रही है। नहीं, सब्सिडी जिसको कहते हैं, ये सब्सिडी हमें नहीं दी जाती। सब्सिडी डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है वो पास ऑन किया जाता है, उसको पास किया जाता वो है। हम तो बल्कि उसको तो नहीं मिल रही ना, हम उसके सर्विसेज के पैसे भी नहीं लेते। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम उसके पैसे भी नहीं लेते। सर्विसेज उल्टी दे रहे हैं। उल्टी दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स का मसला हल होने को नहीं जा रहा। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के वर्कर्स, उसके अलावा CBA के सरपरस्ते आला, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। इनसे बात करेंगे कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात किए नहीं किए, और अगर किए हैं तो वो क्या कह रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं। बेरोज़गारी अगर देखी जाए तो पूरे मुल्क में है, लेकिन उसके साथ साथ आप हाथ से पकड़ के अगले को बेरोज़गार करते हैं, जहाँ पे एक ज़माने से आवाम काम कर रही है और थोड़े लोग भी नहीं हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर हालात कहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। क्या हालात हैं, आप कहाँ तक पहुँचे? हालात आप देख रहे हैं, आज 7वां रोज़ है धरने का। ठीक, तो हमारे जो वर्कर, जो मज़दूर, ये इंशाल्लाह थकने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस धरने को कवरेज दी और हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे महकमे में तकरीबन 14,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। अच्छा जी। इन 14,000 लोगों के साथ तकरीबन 2 लाख ख़ानदान मुंसलिक हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसमें मैं दूसरी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा महकमा पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट को 129 अरब रुपया टैक्स की मद में दे चुका है। अच्छा जी, 129 अरब रुपए। कोई ऐसा महकमा दिखाएं, कोई ऐसी फैक्ट्री दिखाएं, कोई ऐसी सनत दिखाएं जिन लोगों ने इनको इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया हो। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारा जो वर्कर है, हमारा जो मज़दूर है, जिसने दिन रात इस महकमे में मेहनत की है, उनकी मेहनत की वजह से आज हमारे स्टोरों की जो तादाद है वो 5400 स्टोर है। अच्छा, 1971 में ये महकमा कायम हुआ था। उस टाइम जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने इस महकमे के लिए ओनली 10 लाख रुपया हमें दिया। उस 10 लाख से आज आप देखें हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 100 अरब के करीब है। अच्छा, ठीक है। इन्होंने जब भी नून लीग की जब भी हुकूमत आती है तो पता नहीं इनको हमारे साथ क्या मसला है। जो भी पहले हुकूमतें आई हैं, पीपल पार्टी की आई है, PTI की आई है, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। जब भी खास तौर पे नून लीग के साथ इशू है, नून लीग को पता नहीं क्या इशू है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई प्रॉपर्टी किसी अपने मनपसंद बंदे को देना चाहते हैं। ठीक है। मेन जो वैल्यू जो है वो मतलब इसकी वैल्यू 100 अरब के करीब है। इन्होंने जो असेसमेंट की है वो ये टोटल 8 अरब रुपए की लगा रहे हैं। ये हमारा ये जो हमारा हेड ऑफिस है इस टाइम ये ओनली 1 बिल्डिंग 8 अरब रुपए की है। अच्छा, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं होने देंगे। जो ये करना चाहते हैं हम अल्लाह के हुक्म से ये नहीं होने देंगे। सर, डी चौक से यहाँ पे क्यों आए? जी, डी चौक में इन्होंने एक अनाउंसमेंट या एक लेटर कर दिया कि हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। ठीक। हम उस वजह से अपना हक लेने के लिए हम इनसे ये पूछते हैं कि ये क्यों वाइंड अप इसको कर रहे हैं। हम ना तो कोई इनके ख़जाने से 1 रुपया भी आज तक इन्होंने हमें अपने ख़जाने से तनख्वाह नहीं दी। हम अपनी खुद सेल करते हैं, खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, खुद तनख्वाहें देते हैं। ये गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी देती है तो ये अपनी आवाम के लिए, अपनी हुकूमतें चलाने के लिए, वो अपनी हुकूमत की बल्ले बल्ले करवाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ये जितनी दफ़ा भी कोई कुदरती आफात आई हैं, ज़ल्ज़ला आया है, बल्कि PDM की जब हुकूमत 2022 में आई है तो आप यकीन करें रात को इन्होंने हमें कॉल की, सुबह हमने हर जगह पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई। ठीक। हमने वो दाजल रुझान जो नोगो एरिया है वहाँ पे हमने गाड़ियाँ भेजी, हमारी गाड़ी अगवा हुई। ठीक। तो हम तो इनके साथ मतलब है इनको एक किस्म की सपोर्ट कर रहे हैं। सर, सब्सिडी देना तो इन्होंने पहले नहीं बंद कर दी थी? नहीं, सब्सिडी ये दे रहे थे। अच्छा, दे रहे सब्सिडी दे रहे थे। हफ्ता पहले इन्होंने सब्सिडी तकरीबन 65 अरब रुपए की सब्सिडी अनाउंस की है। अच्छा। 50 अरब रुपया या 55 अरब रुपया पूरे साल के लिए और 10 अरब जो है ना रमजान शरीफ के लिए इन्होंने सब्सिडी अनाउंस की। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 10 दिन पहले आप वो ECC मीटिंग में आप वो भेज रहे हैं, ECC कमेटी में। जी,
आप सरपरस्ते आला हैं तो आपको नहीं पता चला अभी तक हुकूमती किसी नुमाइंदे ने ये बात नहीं बताई कि अचानक हो क्या गया कि इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ की नौकरियां छीन ली गई, इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है उसकी निचकारी की तरफ जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 8 अरब रुपए में। मसला क्या है, क्या कह रहे हैं? मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए, देखो एक हफ्ता पहले ईसीसी की जो कमेटी उसने अप्रूव की है सब्सिडी, वो कबीना में आई है। मसला इनको सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी से है और कोई मसला नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी पे नज़र है और इनको कोई मसला नहीं है। हमने इनको ये कहा है अगर आपसे नहीं चलता तो हम मजदूर चलाने के लिए तैयार, हम ये खरीदने के लिए इदारा तैयार है, हम खुद चला लेंगे। अगर ये तो हमें कुछ किसी चीज़ में सपोर्ट ही नहीं करते ना, कोई तनख्वाह देते हो, कोई हमें कोई चीज़ सपोर्ट करते हो तो हम चाहें भी ठीक है जी, गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया कि गवर्नमेंट हमारे वर्करों को तनख्वाह दे रही है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया पिछले 10 सालों में 129 अरब रुपए हमने टैक्स इनको दिया है। अच्छा, तो ये हर दफ़ा हमारे साथ, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उनके साथ मुस्लिम लीग नून में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो राना सनाउल्लाह साहब क्या? राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपके जो मुज़ाकरात हैं, आपके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपकी जो डिमांड है वो हम पूरी करेंगे, हम आपका महकमा नहीं बंद होने देंगे। तो शायद मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे शायद कल राना तनवीर साहब भी आए, क्योंकि उनके भाई की डेथ हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं, इंशाल्लाह हम इस लेटर करवाए के बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, जो आपके जितने मजदूर हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे, वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेहनत कश है ना, आप उनको दिहाड़ीदार कहें, जो भी कहें, ठीक है, उन लोग हक रखते हैं। आप लोगों ने अभी क्या स्टेप्स उठाने का सोचा है इसके बाद फर्दर? हम अगर इन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए, जो कि हम डी चौक पे चले गए थे जी, इनके हमारे राय साहब जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, हमारे एमडी साहब साथ गए, इन्होंने ये वादा किया है कि पीर वाले दिन हम ये लेटर वापस लेंगे। अगर ये लेटर वापस नहीं लेते तो हम फिर उधर ही डी चौक पे, हमने 15,000 अपने बंदे जो हैं वो इंशाल्लाह वहाँ से फिर इधर से ही उधर फिर मूव करेंगे। अच्छा, वही हमारा जो है डी चौक, जितनी देर तक हमारा ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते इंशाल्लाह ये मजदूर जाने वाले नहीं हैं। ठीक हो गया जी, यानी आप लोग मोटिवेटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? पता चला आप जनरल सेक्रेटरी हैं और मुज़ाकरात भी आप ही के साथ हुए, बातचीत भी आपके साथ हुई। क्या उन्होंने शराइत कोई रखी हैं, आप लोगों ने कोई शराइत रखी हैं? कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर डिस्कशन होती है, क्या कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, मजदूरों के प्रोग्राम को आप कवर कर रहे हैं। देखें जी, ये अदारा ऐसा है कि जो गवर्नमेंट पर बोझ नहीं है, अपनी वज़ाहत चल रहा है। जब हमारी राना साहब से मीटिंग हुई तो हमें उन्होंने बताया कि जी आप ये बताएं 50 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतें जो भी आई हैं, हमारा अदारा बना है, हमें दिया क्या आपने? कोई कमेटी बना लें, अगर कुछ दिया है तो वो वापस ले लें। उन्होंने कहा सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा जी वाकई ये तकरीबन पिछले 10 साल का मैं हिसाब करके लेके गया था, 129 अरब मैंने टैक्स यूटिलिटी स्टोर ने दिया इकट्ठा करके। अच्छा, तो हमने लिया उनसे पूरे 10 साल में जो दिया उन्होंने 7.5 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर को। अच्छा, 129 अरब रुपया हमने दिया उनको। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए आपने ब्यूरोक्रेसी ने गलत किस्म का इशू बनवा दिया है, प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर को सही ब्रीफ नहीं किया गया है। हम समझते हैं कि ये अदारा जो हमसे ले नहीं रहा है कोई देर, हम तो वो अदारे यानी अफसरशाही नाअहल है जो कुछ, बिल्कुल इसमें यही हुआ है। उन्होंने कहा जो अदारे हमारे ऊपर बोझ हैं गवर्नमेंट के, हम उनको बंद करना चाहते हैं या उनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर हम कोई लॉस में हैं, गवर्नमेंट हमारा लॉस पे करती है तो वो बताएं, अगर हम लॉस में भी हैं तो हम खुद पे करते हैं अपना लॉस। अपनी पार्टियों से हम उधार अगर लेकर सामान देते हैं, एक साल अगर लॉस में, दूसरे साथ हम पे करते हैं उनको। ठीक, हम कभी भी अपने बोनस ये वो, मैंने उन्हें बताया कि जब हम 500 स्टोर से हमारे थे 2007 में, मुख्तलिफ हुकूमतों ने आकर ये हमें कहा जी मॉडल चेंज करें, आप सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी है तो बदरी यूटिलिटी स्टोर देनी है। मैंने कहा नेक नामी तो हुकूमतें को कमाई हमारे, उन्होंने कहा यूनियन काउंसिल के पास स्टोर खोलें, हमने स्टोर खोल दिए। भर्तियाँ की गवर्नमेंट ने, आप खुद अपनी नेक नामी की। आज जब आप उसको डाउन साइजिंग शुरू कर दिया आपने, बदनामी के लिए ट्रेड यूनियन, मजदूरों के घरों के चूल्हे आप बंद कर रहे हैं, या तो ये हम कहीं आपसे ले रहे हों, हम खुद चला रहे हैं, आप हमें आज़ाद कर दें। हमारे पैसे जो हुकूमत ने देने हैं इस वक्त भी तकरीबन सब्सिडी के 14 अरब रुपया उन्होंने देना है। अच्छा जी, जो हमें हुक्म दिया महंगा ख़रीद कर सस्ता बेचो, हमने वो बेच दिया कंपनियों से लेकर, उसका दरमियाना फ़र्क जो है आज तकरीबन हमें नहीं मिला आज तक। अच्छा, मेन मसला कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि अभी अगर सरपरस्ते आला साहब से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि नून लीग को हमसे कोई मसला है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसकी भी हुकूमत रही उसमें ये हुआ कि हमें छेड़ा नहीं गया, लेकिन नून लीग जब आती है वो छेड़ी जाती है। आपकी बात से ये लग रहा है मैं समझता हूँ कि हर पार्टी, हमारे ऊपर तहरीक इंसाफ ने भी हमला किया, ठीक,
बंद करने की कोशिश की, हमने नहीं बंद करने दिया। नून लीग पर हमें कोई आधे पार्टी कोई गिला नहीं है, किसी पार्टी पर भी। ये जो ब्यूरोक्रेसी जो है पार्टियों को मिसगाइड करके, वहाँ के जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट, उनका अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक, वो गाइड गलत कर रहे हैं। सही गाइड किया जाए, कोई हुकूमत ये चाहती नहीं है, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम क्रिएट हो। अच्छा, खुशी से कौन सी गवर्नमेंट चाहती है कि बैठे बैठाए उसके लिए। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका इशू है, ये ब्यूरोक्रेट जो है ठीक है, ये गलत गाइड कर रहे हैं और ये नाअहल हैं। ये नाअहल है, मैं समझता हूँ, ठीक, उनको देखना चाहिए। अब हमने कहा जी इंक्वायरी करें, जिसने गलत ये इशू बनाया, ब्यूरोक्रेसी अब कह रही है हमने लिखा है जी कि इसको प्रायोरिटाइज किया जाए, गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया है। अब इनके दरमियान में दोनों का पता नहीं चल रहा है कौन गलत है। तो मीटिंग होगी जब, अब हम मिनट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, 2 हफ्ते का ऑर्डर करें, 2 हफ्ते में आप समझते हैं एक घर शिफ्ट नहीं होता है। एक घर 5000 स्टोर 2 हफ्ते में बंद हो सकते हैं? हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। 30 अरब का स्टॉक वहाँ पड़ा हुआ है आज बाजारों में। 2 लाख खानदान भी एडजस्ट 2 लाख नहीं हो खानदान सकते, है, नहीं हो सकते 2 लाख ना, इतने खानदान टाइम में। 30 अरब पड़ा हुआ है वहाँ लोगों की दुकानों में, ये बंद कैसे करेंगे? ऐसा ही है, ये ये गलत बात है। जुल्म है ना जी, ये जुल्म है। क्योंकि अगर देखें, अगर अपने इंटरेस्ट के लिए ये बात हो रही है तो फिर भी गलत है। और अगर आप लोग उनको इतना टैक्स दे रहे हैं या रिटर्न इतना दे रहे हैं जो आप लोगों का नहीं बनता, या आप लोगों को अपनी तरफ से सब्सिडी को कवर करना पड़ रहा है, तो तब भी आप लोग उनको फेवर दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूं, 23-24 पिछले साल जो 23-24 में जो हुआ है जी, पूरे मुल्क से जो इन्होंने सेल्स टैक्स इकट्ठे किए 114 अरब, 25 अरब यूटिलिटी स्टोर का हिस्सा है पूरे मुल्क में। अच्छा, अंदाजा करें, बाकी दुकानदारों से इनको पूरे मुल्क से मिला है 114 अरब रुपया, जिसमें 25 अरब सिर्फ यूटिलिटी स्टोर दे रहे। यार ऐसे इदारे को बंद कर रहे हो, तो खुदा का जो टैक्स दे रहा है दे रहा है बगैर मांगे कल हुए दे देखिए रहा है। दुकानदारों ने हड़ताल की हुई थी, टैक्स हम नहीं देंगे। ठीक, इनको तो चाहिए था हमारे साथ चलते, हम इनके साथ खड़े होते। ठीक, इन्होंने हमें भी खड़ा, देखिए पिछले सैलाब हुआ, जलजला आया, कोरोना आया, मैं सिर्फ कोरोना की मिसाल आपको दूंगा। 19 वर्कर हमारे शहीद हुए, पुलिस वाले, अस्पतालों वाले दस्ताने पहन पर चुप रहे थे। हमने ओपन मार्केट में काम किया, फिर जाके इमरान खान ने हमारे साथ ओके किया, वाकई आपने बड़ी मदद की इस अदारे ने हमारी। हम हर हुकूमत की मदद करते आए हैं, हम स्टेट के मुलाजिम हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ठीक है। हम जो भी स्टेट जो भी है उसको चाहिए शेल्टर दे, आपको शेल्टर दे, हम स्टेट के साथ हैं। जो भी हुकूमत है, जो हुकूमत आई है, हम चाहे हमारा सियासी तौर पर किसी पार्टी से ताल्लुक हो, ठीक है। यानी मेन इशू जो है वो वैसे है भी पार्टी के साथ, किसी के साथ आपका नहीं है। हम डायरेक्टली मुलाजिम हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, ज्यादती ना हो। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं कि सरपरस्त आला साहब से बात हुई, सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, अभी आप अगर इस सिनेरियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये वर्कर्स आपके साथ हैं, ये लोग धूप में, पहले आप लोग डी चौक बैठे रहे हैं, कोई मुतालबात होते हैं, मेन मुतालबात होते हैं कि ये मुतालबात हमारे सामने हैं। इन केस अगर हम लोग ये जगह छोड़ के जाते हैं और हम यूटिलिटी स्टोर छोड़ते हैं, हुकूमत ये भी तो कह सकती है आप कन्विंस हो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप वो मुतालबात पे आना चाहते हैं, कुछ है ऐसा, तो वो एक सामने रखें। दूसरी चीज़ ये कि इन केस अगर नहीं आना चाहते तो आप हुकूमत को क्या कह रहे हैं? हम हुकूमत को ये कह रहे हैं, ये हमने ये चार्जशीट बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपको दे रहे हैं, मीडिया पे चैलेंज कर ले। ठीक हम है, किसी भी जगह पे न लाश में न बोझे, हमें अपने आप पे छोड़ दे, हमें जरूरत नहीं है गवर्नमेंट का। और हम हम सब अपना उतार रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कर रहे कुछ हैं। कर रहे हैं, हम अपने लाश, हमें जरूरत नहीं है गवर्नमेंट का। इस लोगों ने जो भी बनाया अपने सियासी उसके लिए बनाया है, हमारे लिए ठीक, सियासी दुकानदारी के लिए अपना नाम कमाया है। ख्वार हम हुए, यूटिलिटी स्टोर के कारकुन ख्वार हुए, बड़ा मेहरबानी हमें अपने हाल पे छोड़ दिया, हमारा कर्ज देवे, ठीक, हमें जरूरत नहीं इसको चला गवर्नमेंट के साथ चलने का, हम खुद चलेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं बलूचिस्तान से निकल रहा था, एक पैकिंग वाला जो चीनी पैक करता है, वो कहता है मैं 3 खानदान से इस यूटिलिटी स्टोर में पैकिंग का काम करता हूँ। अच्छा। मेरा वालिद था, मैं हूँ, अब मेरा बेटा कर रहा है, तीसरी जनरेशन है, इसी तीसरी तीसरी नस्ल है। जनरेशन। आप सबको आग लगा रहे हो। मकसद तो जो भी मीडिया, जो भी गवर्नमेंट है, वो लोगों को सहूलियत देती है, आप लोगों से सहूलियत छीन रहे हो। ऐसा ही है, ये ऐसा ही कैसी है। पॉलिसी है? अगर लोगों की या किसी और बाला किसी और यारों की कर्जों का आप हम पे डाल रहे, तो हम पे न डालो। खुद तो खुद अपने खर्चे कम कर लो। आप गरीब के खर्चों, गरीब के घर न उजाड़ो। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, 6 दिन से यूटिलिटी स्टोर बंद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हर एक चीज़ 10-10 रुपया बढ़ाया है, 10-10 रुपया। चैलेंज है, वाहिद गवर्नमेंट के पास चेक एंड बैलेंस के लिए यूटिलिटी स्टोर है। ठीक, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें
हम इस पे कोई बोझ नहीं है, हम इसके लिए सहूलतकार है। ठीक है, यानी आप स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप ना बर्डन है, आप बोझ नहीं है, ना रियासत पे बोझ है, ना अपने एम्प्लॉयज, ना किसी और चीज़ पे बोझ है। आपके पास अपनी स्टोर्स हैं, अपनी प्रॉपर्टी है, आप लोग उससे खुद ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं तमाम वर्कर्स हैं, उनके साथ अब नाज़रीन अगर आप ये देखें कि ये तमाम लोग, ये तमाम अफराद ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग जब रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं, हम लोग उल्टा हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं और 25% जो टैक्स जा रहा है वो हमारी तरफ से जा रहा है, तो फिर आखिर हम पे जुल्म क्यों है? मैं आदादो शुमार इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? ये बताएंगे कि सुनने में आया कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स के, वो 11,000 के करीब है, ठीक है? एग्जैक्ट क्या इनकी तादाद है? देखिए, ये 14,000 तो लगभग तकरीबन हमारे मुलाजिम हैं। इसके है। अलावा 3 लाख ख़ानदान इस यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफ़ीद हो रहा है। ठीक है। पैकिंग से लेकर ऊपर तक तकरीबन 3 लाख ख़ानदान, 3 लाख घराना इससे चल रहा है। उसमें अब आपको क्या क्या कहानियाँ बताऊँ, क्या क्या गा रहे हैं। वो भी घर पाल रहे हैं जिनका कोई भी नहीं है, वो बेवाएँ हैं जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, उनके खामन वफात पा चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल्फ कोशिश करके उनको जो है एक अच्छा पैकेज दे रहे हैं। फैमिली है ना? फैमिली है, तो उनको अच्छा पैकेज, हम जो मर चुके हैं, हमारे शहीद हो गए हैं मुलाजमीन, उनके लिए एक अच्छा पैकेज हम दे रहे हैं। तो ये 14,000 की आप बात ना करें, आप 3 लाख घराने की बात करें। ठीक है जी। अच्छा, 3 लाख घराने तो ये हो गए। स्टोर्स कितने हैं टोटल? स्टोर तकरीबन हमारे 5,000 के लगभग हैं। 5,000 के करीब स्टोर्स हैं, और जो वैल्यू अभी बताई गई कि ये तकरीबन 100 अरब के करीब है, ये बिल्कुल 100 अरब ही है? कैसे, ज़्यादा है या कम है? सर, आप खाली इस ब्लू एरिया में जो बिल्डिंग है इसकी वैल्यू लगा लें। I-10 में हमारे तकरीबन 4, 5, 6 कनाल पे एक प्लाट है, 10, 12 कनाल पे एक प्लाट पे जिससे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे, खाली उनकी वैल्यू कराची में है, फैसलाबाद, मतलब है पूरे पाकिस्तान में हमारी अच्छी खासी बिल्डिंग्स हैं जो हमने अपने खून पसीने दिन रात मेहनत से कमाए। ये जो मजदूर खड़े हैं, इनके पसीनों के जो बूंदे हैं वो लगा के हुकूमत ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। इस हेड ऑफिस में जो ईंट लगी है वो मजदूर के खून पसीने की कमाई है, गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है। जो रेत का एक जरा लगा है वो मजदूर के खून पसीने की कमाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने तमाम जो आपके लीडरान हैं यहाँ पे, जो आपके साथी हैं, बल्कि साथी हैं, ये लीडरान कोई भी नहीं, आप सारे एक हैं, ठीक है, इनसे ये पूछा कि क्या चाहते हैं। मुझे ये बताएंगे कि चलें, ये प्रॉपर्टी जो है, इन्होंने क्या कहा है अभी कि ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है जिसकी इतनी वर्थ है, इसको ऑक्शन करेंगे तो फिर ये जो अवाम है, ये जो मजदूर हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, इनको कुछ मिलेगा उससे? देखिए जी, बात ये तो गवर्नमेंट के सोचने की है कि ये इनका क्या करेंगे। जो मतलब हमने ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, 30 साल मुझे हो चुके हैं इस महकमे में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, आज जवान हो गए, मैं अब बूढ़ा हो गया, मैं कमाने के काबिल मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा ही है, मेरा कोई रास्ता नहीं। जिसने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे दी, पूरी ज़िंदगी मैंने यहाँ, मैंने ज़िंदगी, इवन कि मैं आपको बताऊँ, अपनी कहानी बताऊँ, ये मैं G7 स्टोर में था, यहाँ से मैं कैश लेके बैंक जा रहा था, रास्ते में ये ब्लू एरिया खैबर प्लाजा के पास मेरे साथ डकैती हुई, ये मुझे पूरा ब्रेस लगा, लेकिन मैंने यूटिलिटी की कैश बचा ली। हमने इस इदारे को खून दिया है। हमारे कई वर्कर्स जो इस काम में कई गाड़ियों से गिर के मर गए, कई कैश ले जाते हुए, कई स्टोरों के अंदर डकैतियाँ हुई, हमारी कुर्बानियाँ हैं। ये हमने ऐसा नहीं सब कुछ बनाया, ये हमने कुर्बानियाँ दी हैं, दिन रात की कुर्बानी से ये सब कुछ बना है। यूटिलिटी का वर्कर जब रमज़ान आता है 2 बजे ऑफिस में छुट्टी हो जाती है, ठीक है जी, हर बंदा आराम सुकून करता है। हम क्या करते हैं, हमारा सुबह 8 बजे वर्कर उठता है, स्टोर पे जाता है, रात को 12 बजे तक कलेक्शन करते करते हमारा 12 हो जाते हैं, ठीक है। हम घर जाते हैं, सहरी करते हैं, फिर दोबारा, खुदा जानता है, वल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा वर्कर टोटल 2 से 3 घंटे रमज़ान में सोता है, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना तरावी है, कुछ भी नहीं पड़ता यार। उसका सिला में हुकूमत होश के नाखन ले, हुकूमत करने क्या जा रही है। और खुदा के बंदो, इन मजदूरों की आपको वो आप पड़ेगी जिस तरह पहले आपको पाकिस्तान नसीब नहीं हुआ, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आपको ये धरती नसीब नहीं होगी, आप बाहर जाके बैठोगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? आ जाए चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं यूटिलिटी स्टोर पे आप? यूटिलिटी स्टोर में असिस्टेंट हूँ। आप असिस्टेंट हैं? जब आपको ये खबर मिली कि स्टोर्स बंद होने जा रहे हैं, ठीक है, और अब आपकी नौकरी नहीं रहेगी,
फिर क्या आपने महसूस किया, क्या बेटा, जज्बात है? मेरा बेटे ने अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अच्छा, मेरा माशाल्लाह। इरादा था दाखिला करने का। मेरी बीवी इस वक्त भी अस्पताल में शिफ्ट है, अस्पताल में। मैं छोड़कर इधर आ गया। मेरे बेटे ने कल से मजदूरी शुरू कर दी, मैट्रिक करने के बाद। मैट्रिक करने के बाद के। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, हमारे इस तरह है। ये चाचू हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी आप आंखें देख सकते हैं कि इनकी आंखों में आंसू हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने मैट्रिक किया, मैं उसको कॉलेज में एडमिशन दिलवाने जा रहा था। मेरी जो बेगम है वो अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन मैं इलाज नहीं करवा सक रहा, और अब मेरी अगर नौकरी चली गई है तो मेरा क्या होगा? क्या सोचा आपने, अब क्या होगा? अब जो हमारे कैदीन करेंगे वही करेंगे इंशाल्लाह। हम जो अपनी जान कुर्बान करेंगे। तो घर कैसे चल रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है? बस वो अपने मैके चले गए हैं। मेरे बच्चे को उधर मजदूरी भी करा दी है। वो 2 दिन से वो हमारा तनख्वाह, बस हमने क्या करेंगे, हमारे पास और कुछ है भी नहीं। ये अब तो मजदूरी के काबिल भी नहीं है। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जो उन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं जिस पे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ उस स्टेट में जो रहने वाले हैं, उस रियासत में जो रहने वाले हैं, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करें। उसमें रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों के लिए तालीम जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको आगे रखना चाहिए। यहाँ पे एक एम्प्लॉय जो इज़्ज़त के साथ कमा के अपने बच्चे को मैट्रिक कराया कि शायद मेरा बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिख के मेरी जो मुशक्क़त है, मेरी जो मेहनत है, मैंने जो सख्त वक्त गुजारा है, उसके रिटर्न में, उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा। तो इन्होंने आज अपने बच्चे की एजुकेशन, तालीम ख़त्म करवा के उसको मजदूरी पे लगा दिया। कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है, कैसे ऐसा मुल्क जो है आगे बढ़ सकता है? अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? भाई आप यूटिलिटी स्टोर में काम करते हैं? जी सर, मैं यूटिलिटी स्टोर का एम्प्लॉयमेंट हूँ। मेरा नाम जावेद बलोच है, मंडी रीजन से मेरा तल्लक है। तो सबसे पहले मैं अपने मीडिया वाले भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया और हमारी आवाज़ बनाई। अच्छा, सिंपल सी बात करूँगा, महकमा यूटिलिटी स्टोर क्या है और CSD शॉप क्या है? ठीक है। महकमा यूटिलिटी स्टोर और CSD शॉप जो कि मिलिट्री के अंडर है वो चल रही हैं। अगर वो चल रही हैं, USC क्यों बंद हो रहा है? USC का, जैसे कि रफ़ीक कुरैशी साहब ने विद डिटेल आपको बताया कि हमारे पास अपने असासे हैं, ज़ाती असासे हैं। एम्प्लॉयमेंट को हम खुद सैलरी जनरेट करके देते हैं। तो लिहाजा जो हुकूमत वक्त है, ये मैं समझता हूँ इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो 16,000 एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। मैं खुद एम्प्लॉयमेंट हूँ, मेरी अपने मुल्क के लिए जान भी हाज़िर है। यहाँ पे सर गुजारा ये है कि 22 करोड़ आवाम का फाइनेंशियली कत्ल है। मैं ये समझता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में 125 भी है, 70 भी है, उसके अपोजिट चाइना का मोटरसाइकिल है। अगर मे भी चाइना का मोटरसाइकिल ना होता तो आपका माइंड क्या काम करता है? 125 की क्या कीमत होती? मिडल स्टैंडर्ड आदमी 125 नहीं खरीद सकता था। जब तोड़ ख़त्म होगा, CD 70 अभी ख़त्म हो गया है, 125 10 लाख पे चला जाएगा। यूटिलिटी स्टोर मार्केट जो है ये रेट्स को कंट्रोल करता है। अब बेशक काइंडली अपने दोस्त अजीज जितने भी हैं मार्केट सर्वे लें, अभी यूटिलिटी स्टोर के रेट के साथ कंपैरिजन करें। जो माफिया उन्होंने अपनी मर्जी के रेट चलाए हुए हैं। इस वक्त शुगर पर केजी 170 पर केजी मार्केट में सेल हो रही है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर बंद हो गया है, अभी 10 दिन से यूटिलिटी स्टोर क्लोज है ना। ये जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, तो लिहाजा मेरी खुसूसी हमली रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सदा नहीं रहना उस ज़ात ने है, उस ज़ात ही के पास जाना है, उसी ने भेजा है। तो बराए मेहरबानी ये अवाम का मुआशी कत्ल ना करें। अगर मुझे निकालना है निकाल दें, जावेद बलोच करप्ट है ऐसे निकाल दो। फॉर एग्जांपल एक थाना है, थाने में सुनवाई नहीं है, थाने का SHO करप्ट है, क्या थाना बंद कर दें या SHO को निकालें? सिंपल सी बात है सर। DPO करप्ट है, DPO को निकालें या पूरा ज़िला बंद कर दें। जावेद बलोच हाज़िर है, अगर ये करप्ट है यहाँ से पकड़ें। अब सब भाइयों का जूता बलोच का सर। लिहाजा खुदारा महकमे को प्राइवेट ना करें। ये 22 करोड़ अवाम है, हमारे पास बेहिसाब गरीब माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं जिनका इस्तेसाल करना आपने शुरू कर दिया है। मार्केट से हमारी आवाम परचेजिंग नहीं कर सकती है। नाज़रीन, ये एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे बात की, यूटिलिटी स्टोर के वर्कर्स हैं जो यहाँ पे जमा हैं। उसके अलावा हम लोगों ने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने मुज़ाकरात में हुकूमत के साथ किरदार अदा किया। 2-3 चीज़ें मैं सामने रखना चाहूँगा और वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि आम आदमी तक ये बात पहुँचे कि आखिर यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो हुकूमत पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट आप कह लेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है
जो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रही है, यानी कि खुद मुख्तार है। ये जितने लोग खड़े हुए हैं, इनको जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह हुकूमत वक्त नहीं देती, ना ही रियासत देती है। ये अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं, अपनी तनख्वाहें खुद लेते हैं। उसके अलावा इनके पास जो स्टोर्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, वो तमाम बिल्डिंग्स इनकी अपनी बनाई हुई हैं। वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो इन्होंने सेव किया और बनाने के बाद अब उसकी मालियत तकरीबन 100 करोड़ के करीब है, 100 अरब के करीब है। और सिर्फ ये बिल्डिंग जो इसकी कीमत लगाई गई है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तकरीबन 8 अरब रुपए की है। तो इनका ये कहना है कि आखिर अगर इसको आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं या प्राइवेटाइज किया जा रहा है इस इदारे को, तो आखिर क्यों किया जा रहा है, जबकि ये इदारा तो हुकूमत पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तो खुद मुख्तार है, ठीक है ना। ये बोझ है, उल्टा ये इदारा जो है हुकूमत को जितना टैक्स दे रहा है उतना शायद ही कोई और इदारा दे रहा हो। ये कहते हैं हम अरबों रुपए टैक्स भी दे रहे हैं, हम जनरेट भी कर रहे हैं, हम लोग हुकूमत से सब्सिडी भी नहीं ले रहे, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ का एक एक वर्कर 8 घंटे नहीं 10 से 12 घंटे काम करता है, लेकिन फिर भी अभी भाई बता रहे थे कि मैं आज से 10 साल 15 साल पहले भी किराए पे था, मैं आज भी किराए पे हूँ। तो आखिर रियासत जुल्म पे जुल्म क्यों ढा रही है? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुकूमत को जो एडवाइजर्स एडवाइस कर रहे हैं वो आखिर कौन लोग हैं, उनके क्या मफाद हैं? क्या ये किसी का ज़ाती मफाद है? क्या ये मफाद जो है ये रियासत के हक में है? ये मफाद क्या है? इस पे बात की जाए। जहाँ तक मैंने इनसे डिस्कशन की, मुझे ये समझ आई कि हुकूमत इसकी ओनरशिप नहीं लेना चाह रही। जो भी हुकूमती एहलकार है, जिस मिनिस्टर से बात हो या जो भी कमेटी का मेंबर आता है, वो ये कहता है हमें तो इस बात का पता ही नहीं है। हम आपको यकीन दहानी दिलाते हैं कि आप लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी, ये इदारा बंद नहीं होगा, लेकिन फिर नोटिफिकेशन जारी क्यों होता है कि आप लोग ये इदारा बंद करें और ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है? सेकेंडली, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इदारे, उनको बंद नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने हमें ये बताया कि हम लोगों ने पहले बोर्ड मीटिंग की, हम लोगों ने उनको ये बताया कि ये इदारा तो बंद ही नहीं हो सकता, फिर आखिर नोटिफिकेशंस क्यों जारी हुए? अब एडवाइज़र्स जो हैं हम हुकूमत वक्त के, वो क्या इतने नाअहल हैं? वो जो सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं एडवाइजरी कमेटी में हैं, वो इतने नाअहल हैं, या उनके मफाद हैं, या उन्होंने अपने लोगों को इधर हायर करवाना है, या इन्होंने उनको ये बाहर प्राइवेटाइज करके उनके हवाले करना है? ये सवालात भी उठते हैं। उसके अलावा जो अफसरशाही इतना पढ़ के उस पर इतना बड़ा हुकूमती बजट लग रहा है, उस पर इतने पैसे लग रहे हैं, ये तमाम अफराद, ये जो वर्कर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके खून पसीने की कमाई है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा मैं पैसे लेकर जा रहा था यूटिलिटी स्टोर के, तो डकैती हुई और मुझे नुकसान हुआ इसमें, ठीक है, मेरे ऊपर फायर्स हुए, लेकिन फिर मैंने फिर भी वो पैसे उनके हवाले नहीं किए क्योंकि ये मेरे पास अमानत थी। ये लोग तो अमानत में खयानत भी नहीं कर रहे, ये लोग तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, खुद मुख्तार हैं, तो फिर आखिर ये जुल्म क्यों ढाया जा रहा है, ये सवाल बनता है। और अगर हुकूमत ये चाहती है कि यहाँ से 3 से 4 लाख ख़ानदान बेरोज़गार ना हो, रोडों पे ना आए, हालात कंट्रोल रहें, तो उनको आज गरीब और मुतवस्सत तबके के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको जो लोअर मिडिल क्लास है उसके बारे में, सफ़ेद पोश के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं सोचेंगे तो ये लोग सरापा एहतजाज रहेंगे, जैसे ये डी चौक में रहे, जैसे ये अभी सरापा एहतजाज है। इसी तरह हर वो शख्स जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, वो आपको सरापा एहतजाज दिखाई देगा। इसी के साथ नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।